तो इनका नाम है शम्स तबरेज़ सालेहपुरी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुई, रुचि कैसे है आपके अंदर में कि शायरी करना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिरोज़ अहमद साहब कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुला करके अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि आपका सवाल ये है कि शुरुआत कैसे हुई, जाहिर सी बात है कि मैं गांव का हूं और गांव से मेरी शुरुआत हुई है। 21 नवंबर 2017 को मैंने पहला मुशायरा पढ़ा और वहां से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूल रूप से कटिहार ज़िले के फलका प्रखंड में एक पंचायत है जिसका नाम सालेपुर है, उसी गांव से मैं आता हूं। और जैसा कि आपने बताया कि शम्स तबरेज़ सालेपुरी, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि शम्स तबरेज़ तो ठीक है लेकिन सालेपुरी, तो मैंने अपने नाम के पीछे अपने गांव के नाम को जोड़ लिया है और लोग मुझे शम्स तबरेज़ सालेपुरी के नाम से जानते पहचानते हैं। अच्छा, कटिहार के एक छोटे से गांव, इतने छोटे से गांव से आप निकल के इतने बड़े बड़े मंच पर आप गए, इतना बड़ा बड़ा सम्मान मिला। अब मैंने देखा है, आपको कई बार देखा है, इमरान प्रतापगढ़ी, राहत इंदौरी, मुनव्वर राना साहब, ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे शायरों के साथ अपने मंच साझा किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतना छोटे से गाँव से वहाँ तक का सफ़र मतलब कैसे तय हुआ? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका फिरोज़ भाई कि ये शुरुआत जो है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि 21 नवंबर 2017 को मैंने मुशायरों से अपनी शुरुआत की है। जाहिर सी बात है कि मुशायरा एक बहुत बड़ा मंच है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी बात रख सकते हैं, आवाम की बात कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, गज़ल गीत को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। शुरुआत मेरी गांव से हुई है जैसा कि मैंने अभी कहा, और इसमें मुझे बहुत परेशानी हुई। शुरुआती दौर से ही मैं शायरी में मुझे इंटरेस्ट रहा है, गीत गज़ल कविताएं मैं स्कूल टाइम से ही लिख रहा हूं। और 21 नवंबर 2017 को मेरे गाँव में एक भव्य मुशायरा का आयोजन हुआ। उस मुशायरों में मुझे भी परफॉर्म करने का मौका मिला, हालांकि उस मंच से मुझे उतार दिया भी गया था। और इसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपके चैनल के ज़रिए से तमाम लोगों को बताना चाहता हूं। क्योंकि गांव के जो बच्चे होते हैं या गांव के जो फनकार होते हैं, जो गांव के कलाकार होते हैं, जो गांव के अदीब होते हैं, उनको गांव से निकलने में बड़ी परेशानी होती है। शहरों में आपको मंच मिल जाएगा, शहरों में लोग आपकी भावनाओं को समझेंगे और आपको मौका देंगे और आपको लोगों के बीच लाएंगे। लेकिन गाँव में अभी भी ऐसा माहौल है कि एक दूसरे के लोग हाथ खींचने के बजाय पाँव खींचते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे हुनरबाज लोग जो है फिरोज भाई, वो वहीं पे रह करके दब जाते हैं, जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अपने लाइफ के बारे में मैंने कैसे शुरुआत की। तो 21 नवंबर 2017 को हमारे गांव में एक मुशायरा हुआ जिसमें हिंदुस्तान भर के 50 शायर को उस मुशायरों में बुलाया गया था। जब मैं उस मुशायरों में, हालांकि मैंने उस मुशायरों में बहुत मेहनत की थी, शुरुआती दौर था, मुझे भी बड़ा शौक था कि मैं आज तमाम लोगों के बीच अपनी लिखी हुई गज़लों को पेश करूंगा। एक अंदर से उत्साह मेरे अंदर में था कि मैं लोगों को आज सुनाऊंगा। लेकिन मेरे गांव में ज़्यादातर ज़मींदार लोग हैं और ज़मींदार लोग ये हमेशा चाहते हैं कि जो गरीब के बच्चे हैं, और जाति का जो मामला है, जाति भेदभाव तो गांव में है ही, तो उन लोगों का ये थॉट था कि इसको किसी तरीके से मुशायरों से इसको इग्नोर किया जाए, मंच पर इसको नहीं बुलाया जाए या इसे नहीं पढ़ाया जाए। लास्ट में यही हुआ मेरे साथ। मैं जब उस मंच पे मुशायरा पढ़ने के लिए गया तो मुझे स्टेज से हाथ पकड़ के उतार दिया गया और कहा कि आप मंच साझा नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पर पढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक कलाकार तालियों का भूखा होता है और एक कलाकार को मंच चाहिए। और उस मंच से जब मुझे उतारा गया तो मैं उस वक्त में बहुत रोया कि आज मुझे इसमें पढ़ना था, लोगों के सामने पढ़ना था, गांव के लोगों के सामने मुझे अपनी बात रखनी थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे मौका नहीं दिया और मैं बहुत रोया। सिर्फ मेरे अंदर की जो भावना थी, मैं फूट फूट करके रोया और मैंने ये तय कर लिया कि आज के बाद कोई मुशायरा नहीं पढ़ेंगे, कोई गीत गज़ल कविताएं नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कलाकारी ऐसी कलाकारी है जिसकी वजह से मुझे रुसवाई मिल रही है। नहीं तो जो लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं उन लोगों की हैसियत नहीं है कि वो मुझे इग्नोर करें। सिर्फ यही है कि वो लोग ये नहीं चाहते कि इस तरह से ये हाईलाइट हो जाए, इसका नाम हो जाए, ये शोहरतों की बुलंदी पे पहुंच जाए। तो खैर मैं हिम्मत हार करके स्टेज के नीचे आ गया। हमारे गांव के मुखिया जी हैं जो बहुत अच्छे इंसान हैं, जो अच्छे लोग हैं उसकी तारीफ करनी चाहिए फिरोज भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं उनका अगर नाम नहीं लिया जाए तो रुसवाई होगी। तो मुखिया जी ने लोगों से पूछा, भाई मेरे से पूछा पहले कि आप नीचे बैठे हुए हैं, आपको तो स्टेज पे बैठना चाहिए।
चूंकि आप बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे कलमकार हैं, आपकी शायरी मैंने सुनी है, हालांकि वो उर्दू से उनसे रखते हैं, तो शायरी जाहिर सी बात है जो उर्दू से उनसे रखते हैं तो वो शायरी से उनसे रखेंगे। तो उन्होंने कहा आपको तो मैं सुना हूँ, आप तो सुनाते हैं मुझे, जब भी आप मेरे पास आते हैं तो आप कुछ ना कुछ सुनाते हैं, आप चलिए स्टेज पे चलिए। तो दूसरे लोगों ने कहा, मेरे दोस्तों ने कहा कि इस तरह की बातें हैं, इनको स्टेज पर से उतार दिया गया। तो मुखिया जी आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा बताइए, हमने लाखों रुपए, 5 लाख रुपए खर्च करके पूरे हिंदुस्तान भर से चुन चुन करके शायर बुलाया है और मेरे गांव का बच्चा इस मंच पे नहीं पढ़ेगा? ऐसा नहीं होगा, आप चलिए मंच पे, मुशायरा आप शुरू करिए, चलिए आप मंच पे चलिए। तो वहां पर थोड़ा सा माहौल बन गया। जो हमारे विरोधी थे, जो हमारे दोस्त थे, जो हमें इग्नोर करते थे, वो उनका यही थॉट था कि इसको किसी तरह से मंच से उतार दिया जाए। तो वही हुआ। तो जब मुखिया जी आए वहाँ पर तो उन्होंने अपनी तरफ से दबाव बनाया कि नहीं, इनको पढ़ना है, इनको पढ़वाइए, अगर आप इनको नहीं पढ़वाते हैं तो ये सारा जो बांस स्टेज वगैरह लगा हुआ है ये सब मैंने दिया है, मैं इसको अभी मतलब उखाड़ के लेके जाऊँगा और ये मुशायरा नहीं होगा। तो लोगों को लगा कि इतने बड़े बड़े शायर आए हैं, अगर मुखिया जी अपने आप पर आ जाए तो यहाँ पर मुशायरा भंग हो सकता है, चलो इसको मौका दे ही दिया जाए। तो फिर कमेटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप आइए। तो मैं जब मंच पे गया तो मुझे जो अनाउंसर होते हैं, जो मुशायरों में निज़ामत करते हैं, एंकर कह लीजिए अपनी भाषा में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आपको हम 5 मिनट का वक्त देते हैं, आप आइए, आप सुनाइए क्या सुनाना चाहते हैं। तो मैंने मात्र 3 मिनट, मैंने बोला 3 मिनट मेरे लिए काफ़ी है। मैंने उनको नहीं बोला, अपने अंदर बोला भाई मुझे आप 3 मिनट ही दे दो, मेरे लिए बहुत है। जब मैं मंच पे गया, एक गज़ल मैंने वहाँ पे मुकम्मल सुनाई लोगों को, और उस गज़ल पे लोगों ने तालियां तो बजाई ही, क्योंकि सभी लोग, गाँव के सभी लोग मेरे दुश्मन थोड़ी हैं, उसमें से चंद लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि ये बच्चा आगे बढ़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर माहौल में कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी दुआओं से नवाजा, और जितने भी शायर आए हुए थे उन तमाम शायरों ने मेरा नंबर नोट किया, और तमाम शायरों ने मुझे अपने अपने शहरों में बुलाया, अपने अपने राज्य में बुला करके मुशायरा पढ़ा। वहाँ से मेरा लाइफ जो है वहाँ से शुरू हो गया। मैं मुशायरों में बहुत ज़्यादा मशगूल हो गया। बताइए, एक छोटा सा मतलब छोटे से गाँव में एक मंच से आपको भगा दिया गया, आपको मतलब बेइज्जती किया गया, और वहाँ से आपको छोटा सा मौका मिला, और वहाँ से उस मौके के बदौलत आप इतने बड़े बड़े शायर के साथ आज मंच शेयर कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, राहत इंदौरी, मनोहर राहना साहब, इसके अलावा बहुत सारे शायर के साथ आपको देखा गया है। तो ऐसे तो आप शायरी भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको साहित्य के मंच पर देखा जाता है। जैसे अभी भी हाल ही में आप आए हैं साहित्य आज तक पर से, सौरभ द्विवेदी हो गया, कुमार विश्वास हो गया, ये लोग आपका इंटरव्यू करते हैं या फिर आपके बारे में कुछ बताते हैं, जानते हैं, आपकी शायरी सुनते हैं, लोगों को सुनाते हैं। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ कि साहित्य के मंच पर, साहित्य से आपको मतलब ज़्यादा लगाव है या फिर ऐसे ही आप करते हैं, या फिर उर्दू से ज़्यादा लगाव है, तो इन सभी को थोड़ा क्लियर कीजिए। नहीं, सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखिए, साहित्य का जो काम है ये बहुत पढ़े लिखे लोगों का काम है, क्योंकि साहित्य में आना या कुछ लिख देना ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के ज़माने में बहुत पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन साहित्य में लोगों को बहुत कम इंटरेस्ट होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये शायरी का जो फ़न है, ये लिखने का जो फ़न जो है, ये खुदादा सलाहियत है। क्योंकि बहुत अच्छे पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, PhD किए हुए लोग होते हैं, वो 2 लाइन नहीं लिख पाते हैं। मेरे गाँव के एक व्यक्ति हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। वो PhD किए हुए थे और वो अपने पूरे जीवन में उन्होंने 2 लाइन भी नहीं लिख पाए। जब मैं उनको अपनी लिखी हुई शायरी जब मैं उनको सुनाता था तो वो कहते थे कि पढ़ना, साहित्य में आने के लिए जानकारी तो चाहिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन साहित्य में बीच में रोकना चाहूँगा, जी, साहित्य में और उर्दू शायरी में क्या फ़र्क है? मुझे खुद समझ में नहीं आता, इसको जरा क्लियर कीजिए। देखिए, ताकि लोग इस चीज़ को समझे। बहुत लोग नहीं जानते कि साहित्य क्या है, शायरी क्या है। मतलब बहुत सारे, मैंने इमरान प्रतापगढ़ी को भी और आपसे भी कई बार जिक्र सुना है, साहित्य ये अलग अलग कैसे है, मतलब इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये जो साहित्य लफ्ज़ जो है, ये साहित्य लफ्ज़ मत कहिए, इसको शब्द कहिए। और अदब जो है ये उर्दू का लफ्ज़ है, अदब। तो साहित्य और अदब ये दोनों एक ही चीज़ है, बस भाषा अलग अलग है। उर्दू में अदब बोलते हैं और हिंदी में साहित्य बोलते हैं, लिटरेचर जिसको आप कहते हैं। तो ये एक ही मतलब मीनिंग्स इसका एक ही है, लेकिन इसका उच्चारण जो है लोग अपने अपने तौर तरीके से इनको करते हैं। जो हिंदी वाले लोग हैं, जो कवि होते हैं, वो साहित्य लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो उर्दू के लोग होते हैं वो अदब का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपको बड़े बड़े मंच में एंकरिंग करते भी देखा गया है, जैसे कि बहुत जगह मुशायरा हुआ है, शायरी का मंच है, या फिर कवि सम्मेलन का मंच, बहुत जगह देखा गया। मैंने भी देखा है आपको सोशल मीडिया पर, तो आप चलते रहते हैं हमेशा बहुत सारे चैनल पे, बहुत सारे चैनलों पे।
तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर एंकरिंग का आपको कहीं मौका मिलता है किसी मुशायरा में, किसी न्यूज़ चैनल पर या फिर कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पर, तो आपका ऑफर मिलता है तो क्या आप स्वीकार करेंगे, मतलब जानना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लगातार मैं शायरी करता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ और स्टेज अनाउंसिंग का भी मैं काम करता हूँ। और शुरुआती दौर में मैं स्टेज अनाउंसिंग का ही काम करता था। बहुत सारे मंचों पर मुझे बुलाते थे लोग, लेकिन जब मैं साहित्य में आया तो साहित्य में आने के बाद मैं जब शायरी मैंने शुरू करी तो वहाँ पर जो नाजिम होते हैं उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। कोई भी आप प्रोग्राम तभी कामयाब होता है जब उसमें अनाउंसर दमदार होता है, क्योंकि प्रोग्राम को चलाने के लिए जिस तरह से क्रिकेट टीम को बनाने के लिए कैप्टन की भागीदारी होती है, अगर कैप्टन ठीक ठाक है तो मैच जीत भी सकता है वरना हार भी सकता है। तो एक जो नाजिम होता है, जो संचालक होता है, जो अनाउंसर होता है, उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये मेरे अंदर में गॉड गिफ्टेड है। मैंने इन सब चीज़ों को सीखा नहीं है। एक घटना मैं आपको बताऊंगा, ये कहाँ से मेरी इनकी शुरुआत हुई, एंकरिंग की शुरुआत कैसे हुई। हालांकि छोटे छोटे मंचों पर बोलना स्कूल टाइम से ही मेरी वो थी, कविताएं वगैरह अपना कर दिया, गाना वाना गा दिया वो 15 अगस्त 26 जनवरी में, तो वहाँ से तो था ही। लेकिन इसमें मैं प्रॉपर रूप से कैसे आया, एक प्रोग्राम था, उसमें मुशायरा जब शुरू हुआ तो एंकर ढंग का नहीं था, यानी उनकी आवाज़ ऐसी थी कि पब्लिक सुनना ही नहीं चाह रहे थे। अच्छा। हाँ, तो मतलब लोगों ने कहा यार किसको बुलाया यार, इसकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है, मतलब लोग बोर हो रहे थे। तो मुझे लगा कि देखिए ये प्रोग्राम बड़ा है और अगर ये प्रोग्राम विफल हो जाए तो फिर मतलब बेकार है। तो मैंने कहा कि चलिए मैं संभालता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। जब मैं मंच पर आया तो मैं ना बहुत सारे अनाउंसर को देखा करता था। हिंदुस्तान के बहुत बड़े उर्दू अदब के अनाउंसर हैं, नदीम फर्रुख साहब, अनवर जलालपुरी साहब, तो इन तमाम लोगों को मैं देखता था कि वो लोग किस तरह से मंच पर बातें करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, माहौल बनाते हैं। तो जब उनको इग्नोर कर दिया गया तो फिर मैं मंच पे आया, तो फिर मैंने शायरी से अपनी बात शुरू की और मंच का थोड़ा सा माहौल बनाया और लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया। तब से लोगों ने कहा कि भैया आप अनाउंसिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, अगले मुशायरों में हम आपको अनाउंसिंग के रूप में बुक करेंगे, शायर तो आप हैं ही, अनाउंसिंग के लिए भी हम आपको बुक करेंगे। तो अब क्या है, अब ऐसा माहौल बन गया है कि लोग मुझे शायरों के रूप में भी बुक करते हैं और अनाउंसिंग के रूप में भी बुक करते हैं, एक ही पेमेंट में दोनों काम करवा लेते हैं। अच्छा अच्छा।